हम लोग बात करने वाले थे धारासी, यानी विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। तो जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि दुर्घटना ये एक ऐसे कार्य को कहते हैं, बल्कि कार्य तो ना ही कहें, दुर्घटना एक ऐसे परिणाम को कहते हैं जो ऐसे किसी काम के परिणाम स्वरूप आ गया है जिसके द्वारा इस विशिष्ट परिणाम को उत्पन्न करने का कोई आशय कार्य के कर्ता का नहीं था, और कार्य के कर्ता ने इस काम को करने में किसी प्रकार की उपेक्षा अथवा किसी प्रकार के उतावलेपन से भी काम नहीं किया है। यानी जब आप काम जैसे करना चाहिए बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से करते हो और आपके मन में कोई आपराधिक आशय विद्यमान नहीं है, हालांकि यह शब्द धारासी में प्रयुक्त नहीं है, लेकिन केवल बात को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात कह रहे हैं कि जब आपके मन में कोई आपराधिक आशय विद्यमान नहीं, आपराधिक आशय मीनिंग देयर बाय कि जिस आशय को आपराधिक विधि बिना किसी उचित प्रतिहेतु के धारित करने से मना करे, वो आशय हमेशा आपराधिक है। जैसे विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, आपको किसी व्यक्ति को मारने का आशय धारित करने का कोई हक नहीं है। लॉफुल एक्सक्यूज है, बात अलग हो गई, ठीक है। और फिर अगर आप किसी को विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज मारने का आशय स्वयं में धारित कर, तो वो मारना यदि सिर्फ मारने के लिए है तो आपका कृत्य उपहति कारित करने को आशयित है, यानी हर्ट कारित करने को आशयित है। उपहति मीनिंग देयर बाय अंग्रेजी में हर्ट। और अगर आप ऐसी उपहति उसे कारित करने का आशय रखते हैं जिसे विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज विधि कारित करना इसलिए मना करती है क्योंकि उस उपहति से या उस हर्ट से किसी भी व्यक्ति की प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाएगी, तो आप हत्या करने का आशय ये रखते हैं, ठीक है ना। तो आपराधिक आशय मीनिंग देयर बाय एक ऐसी प्रेरणा जो आपके मन में मौजूद है, जो पहले विचारों में उत्पन्न हुई, ठीक है, और उस विचार के उत्पन्न होने के कारण आपके मन में ऐसी प्रेरणा जन्मी कि आप उस कृत्य को करना चाहते हैं जिस कृत्य का बिना किसी उचित प्रतिहेतु के, बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज के आपराधिक विधि करने से मना करती है, और आप उस आशय को धारित करते हैं। तो यह कहा जाता है आपने आपराधिक आशय धारित किया है। और जब आपका यह आपराधिक आशय जो पूर्व में विचारों में विद्यमान था, क्योंकि सबसे पहले विचारों में वो आता है, और जब विचारों में जो आशय विद्यमान था वो तथ्य के तौर पर, यानी एज अ फैक्ट आप अस्तित्व में ला देते हैं। एज अ फैक्ट मीनिंग देयर बाय तथ्य के तौर पर आप अस्तित्व में ला देते हैं, मीनिंग देयर बाय कि आप कुछ ऐसा करते हैं जिसको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है, यानी आप तथ्य के तौर पर उस कार्य को उत्पन्न कर देते हैं, तब आपने आपराधिक कृत्य किया है, यह कहा जाता है। और यह विचार जिसने अंततः आशय को जन्म दे दिया, यह एक प्रकार की प्रेरणा से ही उत्पन्न होता है जिसे हेतु कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हेतु स्टार्टिंग पॉइंट है और आशय कंक्लूडिंग पॉइंट है, ठीक है। यद्यपि ये इक्वेशन एकदम एक्यूरेट नहीं कही जा सकती, क्योंकि कई बार होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट के अभाव में भी किसी तात्कालिक कारण से, ठीक है, आपके मन में किसी आपराधिक कृत्य को करने का आशय जन्म ले लेता है। लेकिन सामान्यतः
मूल रूप से एक प्रेरणा आपके मन में जन्मती है किन्हीं भी कारणों से, जो कि इतनी अंतरस्थ होती है कि वो आपके विचारों को एक दिशा में उत्पन्न होना या एक पर्टिकुलर दिशा में उत्पन्न करना प्रारंभ कर देती है। और ये जो प्रेरणा आपके मन में मौजूद है, जो आपके विचारों को एक विशेष दिशा में उत्पन्न करना प्रारंभ कर रही है, इसी प्रेरणा को हेतु कहते हैं। और जब ये विचार उत्पन्न होने लगे, फिर एक अन्य प्रेरणा उत्पन्न होती है जिसे आशय कहा जाता है। इस रूप में देखेंगे तो आशय और हेतु दोनों प्रेरणाएं हैं जो आपके मन और मस्तिष्क को किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार करती है। ठीक है, लेकिन हेतु नामक मानसिक प्रेरणा इतनी अंतरस्थ होती है, इतनी केंद्रीय होती है कि इसे जानने के लिए मामले का अन्वेषण करने वाले, मामले का इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी को बहुत सारे तथ्यों का साक्ष्य इकट्ठा करना पड़ता है और बहुत अन्वेषण करना पड़ता है, तब पता लग पाता है कि व्यक्ति का कोई हेतु या व्यक्ति का कोई मोटिव ये था संबंधित कृत्य को करने से के संबंध में या नहीं। और जबकि आशय उसके कार्यों से सहज प्रकट होता है, वो इतना ठीक है स्पष्ट होता है कि उसके लिए बहुत अन्वेषण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो प्रथमतः वो आपके विचारों में होगा और आप उस विचार को कृत्य में परिणत करने के लिए समाज द्वारा मान्य तरीकों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर समाज द्वारा मान्य तरीके जो विशेष प्रकार के परिणाम को उत्पन्न करने के लिए आशयित हैं या जाने जाते हैं या माने जाते हैं समाज में, आपने उन परिणामों का उपयोग, उन परिणामों का नहीं बल्कि उन साधनों का उपयोग कर लिया, तो ये माना जाएगा कि आप उस कृत्य को करने का आशय रखते थे। समाज में आग लगाने के लिए माचिस का उपयोग प्रचलन में है, पेट्रोल का उपयोग प्रचलन में है, आपने पेट्रोल डाला, माचिस लगाई, तो ये माना जाएगा कि आपने साशय आग लगाई है। अब अगर कोई लॉफुल एक्सक्यूज आपके पास आग लगाने के संबंध में मौजूद है तो आपराधिक विधि आप में आपराधिक मना स्थिति इसके अभाव को मानेगी, और यदि आपके पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है तो फिर आपका यह कृत्य आपराधिक मना स्थिति प्रदर्शित करने के काम में आएगा। तो आपराधिक मना स्थिति, ठीक है, केवल मना स्थिति नहीं है, मना स्थिति ऐसी जो आपराधिक विधि द्वारा बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज के धारित करने से आपको रोका जाए, बस उसी को आपराधिक मना स्थिति कहते हैं। और इस आपराधिक मना स्थिति का वर्णन जब आप बीएनएस या भारतीय दंड संहिता पढ़ेंगे तो हर बार दुराशय के नाम से इसको वर्णित नहीं किया गया है। कभी तो यह लिख दिया गया कि यदि अपराधी संभाव्य जानता है, कभी यह लिख दिया कि बेईमानी पूर्वक, कभी यह लिख दिया कि कपट पूर्वक, कभी यह लिख दिया कि जानबूझकर, कभी यह लिख दिया कि स्वेच्छा। इसको दुराशय मेंस रिया इस नाम से हर जगह पर वर्णित नहीं किया गया है आईपीसी में, लेकिन ये दुराशय के ही प्रकार है, यह आपराधिक मना स्थिति के ही प्रकार है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता में दुराशय अपराधों के गठन की आवश्यक शर्त है। और इसीलिए आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब आप बीएनएस या आईपीसी पढ़ना शुरू करते हैं तो दुराशय के नाम से अपराधों के गठन की पूर्ववर्ती शर्त के रूप में
आपराधिक मनोस्थिति का वर्णन ये आपको आईपीसी के विभिन्न दांडिक सेक्शनों में या बीएनएस के विभिन्न दांडिक सेक्शनों में नहीं मिलता, बल्कि आपराधिक मनोस्थिति या दुराशय का वर्णन आपको कपटपूर्वक, बेईमानी से, ठीक है, आदि आदि शब्दों के रूप में दिखाई देता है। और जब बीएनएस या आईपीसी आप पढ़ेंगे तो एक अन्य प्रकार की स्थिति भी दिखाई देती है, जहां आपराधिक मनोस्थिति अपराध के गठन की पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। तो जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, आपका आशय क्या है मतलब नहीं है। जो कोई खाद्य पदार्थों में मिलावट करेगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। जो कोई द्विविवाह का अपराध करेगा, जो कोई राजद्रोह करेगा, इस प्रकार के जो अपराध हैं इनमें दुराशय आवश्यक शर्त है ही नहीं। आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है, आपका आशय कोई हो इससे मतलब नहीं है, आपको अमुक दंड से दंडित किया ही जाएगा। लेकिन सामान्यतः विधायिका जहां आपराधिक दायित्व को कठोरता के साथ उत्पन्न करती है, अर्थात जहां पर आपराधिक आशय या आपराधिक मनोस्थिति, चाहे आशय कह लीजिए चाहे मनोस्थिति कह लीजिए, ठीक है, आपराधिक मनोस्थिति या आपराधिक आशय अपराध के गठन की आवश्यक शर्त के रूप में विधायिका वहां वर्णित नहीं करती जहां कार्य वस्तुतः अपराध है ही नहीं, कार्य वस्तुतः अपराध नहीं, वस्तुतः तो वो सिविल नेचर है, लेकिन आपको उसे करने से रोकना यह समाज हित में इतना जरूरी है कि उसे बिना अपराध बनाए काम ही नहीं चल रहा है, ठीक है, या उसे अपराध बनाना आवश्यक सा प्रतीत होने लगा है। इनफैक्ट तो वो सिविल अधिकारों का प्रवर्तन है, ठीक है, जैसे द्विविवाह आप कर रहे हैं तो इनफैक्ट तो ये सिविल अधिकार है, हम विवाह करें या न करें, दूसरा विवाह करे या न करे, दूसरा विवाहित से विवाह करे या अविवाहित से करे, ठीक है, ये दो व्यक्तियों की आपसी रजामंदी का सवाल है, ठीक है, वस्तुतः तो ये आपराधिक विधि का विषय नहीं है, वस्तुतः तो ये सिविल विधि का विषय, क्योंकि इससे समाज को, यह समाज की जो नैतिकता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि आपराधिक विधि में जो अपराध होते हैं वे स्वभावतः अनैतिक भी होते हैं। आप किसी को पीट रहे हो, आप बलवा कर रहे हो, आप हत्या कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहां जब दोनों सहमत हैं, ठीक है, फिर भी आप द्विविवाह नहीं कर सकते, ठीक है, द्विविवाह अगर आपने किया कितना भी कल्याणकारी काम हो, इससे कोई मतलब नहीं, आपको दंडित किया जाएगा। क्यों? इससे समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। इसलिए प्रकृति से यह सिविल अधिकार के प्रवर्तन का विषय होते हुए भी, प्रकृति से यह सिविल अधिकार का प्रवर्तन होते हुए भी इसे कठोरता के साथ, यानी बिना किसी आपराधिक मनोस्थिति के धारित किए जाने को आवश्यक बनाते हुए अपराध के रूप में वर्णित कर दिया गया। जैसे न्यूसेंस या न्यूसेंस के विभिन्न प्रकार हम लोगों ने पढ़े, ठीक है, आएंगे भी अब, ठीक है, तो जहां पर वास्तव में सिविल अधिकार का प्रवर्तन यह होना है या कार्य वस्तुतः अपराध है ही नहीं, लेकिन समाज को उससे सुरक्षित रखना इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि उसके परिणाम बड़े भयानक हो सकते हैं, ठीक है, तब
आपराधिक विधि क्या करती है? कठोरता के साथ, यानी आपराधिक मनोस्थिति को उस अपराध के गठन की पूर्ववर्ती शर्त बिना वर्णित किए उसे अपराध के तौर पर घोषित करती है। लेकिन सामान्य तौर पर आपराधिक मनोस्थिति यह अपराध के गठन की आवश्यक शर्त होती है। जहां तक दुर्घटना का सवाल है, तो दुर्घटना में कृत्य का कर्ता जिस कृत्य को कर रहा है, उस कृत्य को करते समय उसके मन में कोई आपराधिक मनोस्थिति है ही नहीं। वो एक कृत्य को कर रहा है जो कि पूर्णतः लॉफुल है, मीनिंग देयर बाय कोई आपराधिक विधि बिना लॉफुल एक्सक्यूज के उसे करने से रोक नहीं रही है, बल्कि आपराधिक विधि उस संबंध में मौन है, वो कुछ कहती ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। व्यक्ति अपना काम कर रहा है और उसने उस काम को जिस ढंग से करना चाहिए उसी ढंग से करने का निर्णय लिया और उसी ढंग से वो कर रहा है। क्योंकि काम को उस ढंग से करने का निर्णय लेना और बात है, और काम को उस ढंग से करना ये दूसरी बात है। कानून में बड़ी बारीक चीजें हैं, उनको समझना चाहिए। बोलना अलग बात है और बोलने के माध्यम से कुछ कहना ये दूसरी बात है। प्रत्येक बार जब आप बोलते हैं तो कुछ कहते नहीं है। बच्चा बोलता है लेकिन कुछ कहता नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ बोलने में उसका रस और रुचि है, सिर्फ उसके बोलने में, ठीक है? उसने नया नया बोलना सीखा है, उसे बोलने में आनंद आ रहा है, वो बोलने के आनंद को लेने के लिए बोल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो कुछ बोलना चाहता नहीं है, वो कुछ बता भी नहीं रहा। ऐसे ही कई बार हम कहते हैं कि आपके प्रश्न भी ऐसे ही होते हैं। अब खाली प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न के माध्यम से कोई जानकारी हासिल करना नहीं, ये आपका उद्देश्य नहीं है। आप कुछ जानना नहीं चाहते, आप सिर्फ प्रश्न करना चाहते हैं। उसका उत्तर न भी मिले तो भी आपका अगला प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि आपकी रुचि प्रश्न करने में है। बच्चे की भी यही रुचि होती है, वो 20 बातें पूछता है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ मत बताइए उसे, फिर भी वो पूछता रहेगा। तो हर बार जो काम है उसे ठीक ढंग से करने का निर्णय लेना, जो ठीक से करने की गारंटी नहीं है। लेकिन कार्य के कर्ता ने एक कार्य जो आपराधिक कृत्य आपराधिक विधि द्वारा घोषित नहीं है उसे करने का निर्णय किया है, और निर्णय करने के बाद वो उस काम को कर भी रहा है, और उस काम को करने के लिए समाज में जो मान्य तरीका निर्धारित किया गया उसी ढंग से कर रहा है। ढंग भी उसने कोई गलत नहीं चुना, उस ढंग के चुनाव में कोई गलती नहीं है। उस ढंग को जब वो कार्य रूप में ला रहा है, जब वो उस ढंग से काम कर रहा है, तो भी उसकी ओर से कोई उपेक्षा या कोई उतावलापन या नहीं है। उपेक्षा या उतावलापन ये किन तथ्यों से मिलकर गठित होता है, इस पर चर्चा करेंगे जब पहुंचेंगे उपेक्षा द्वारा कारित मानव मृत्यु पर। लेकिन एक मोटी मोटी बात, कोई भी काम आप करें, वे काम ऐसे भी हो सकते हैं
उनसे संभावना हो कि कुछ खतरनाक प्रकार के परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। काम लाफुल है, काम में कोई दिक्कत नहीं, काम करने से विधि नहीं रोक रही है। जैसे विधि आपको तेजी से गाड़ी चलाने से नहीं रोक रही है, क्योंकि अगर विधि तेजी से गाड़ी चलाने से ही रोकती होती तो फिर मोटरसाइकिल रेस असंभव है, तब फिर कार की रेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेजी से कार चलेगी ही नहीं, और कार रेस में तो तेजी से ही चलेगी। तो फिर कार रेस आयोजित करना सदैव, ठीक है, इलीगल और अपराध होता। इसका मतलब मोटरसाइकिल या कार तेजी से चलाना अपने में कोई अपराध नहीं, लेकिन उतावलेपन से चलाना यह अपराध का गठन कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि उतावलापन कोई अलग बात है, जो कार को तेजी से चलाने से बिल्कुल अलग है। उसका कार के तेजी से चलाने से कोई परस्पर संबंध नहीं है। तो उतावलापन होता क्या है? आप कुछ भी किताबों से सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा सीखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द आपको कुछ भी नहीं सिखा सकते। ठीक है, आप जब जिंदगी से सीखने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है। जैसे ये बात समझ में ही नहीं आ सकती कि व्यक्ति से पूछताछ करनी है, पुलिस को मानी है, तो उसे गिरफ्तार करने या थाने लाने की क्या जरूरत? उसके घर पे कर लो। अरे भाई, पूछताछ तो करनी है, पीटना तो नहीं है ना। ये तो आप कहते भी नहीं कि हमें पीटना है, पूछताछ करनी है तो हमारे सामने कर लो। तो शब्दों में या इसे सिर्फ पढ़ने में या इसे सिर्फ कहने में आप उस अंतर का अनुमान ही नहीं लगा सकते जो अंतर आएगा अगर आप अनुभव पर ध्यान दें। आप सोचें, आपके घर पर पूछताछ हो तो आप एक सुरक्षा फील करते रहते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के वातावरण के कारण, अपने अड़ोस पड़ोस परिचितों को देखकर। और जब आपको थाने ले जाया जाए जहां आपका कोई परिचित नहीं है, फिर जब आपसे सवाल हो तो आपकी वो हिम्मत जो अंदर है और जो आपको सच बोलने से रोक रही है, ये टूट जाती है। अनुभव से इस अंतर को जान लेना ये कतई कठिन नहीं है, और इसे शब्दों में सिर्फ वर्णित करना ये बड़ा कठिन है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय तक जब लोग जाते हैं, गए भी हैं, पढ़ेंगे, हम लोग अनुच्छेद 20 अब शुरू ही हो रहा है, आधा पढ़ भी चुके, यानी अनुच्छेद 20 का आधा भाग तो खत्म भी हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय तक बहुत लोग गए कि भाई इन्हें पूछताछ तो करनी है, ये घर पे कराए, तो कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी कि ना। ये अनुभव सिद्ध है कि जब थाने में पूछताछ होगी तो फिर स्थिति दूसरी ही होती है, और घर पर होगी तो ये सिर्फ शब्दों से इसका अंतर नहीं समझा जा सकता जो थाने पर और घर की पूछताछ में अंतर होगा, लेकिन अंतर है। उस अंतर को अनुभव हम में से प्रत्येक कर सकता है। ठीक है, घर पे मां बाप के सामने टीचर पढ़ा रहा हो, बच्चा नहीं पढ़ेगा। ठीक है, अब तो पीटने की परंपरा ही खत्म हो गई, हमारे समय तो थी। ठीक है, जब हम पढ़ते थे तो बाकायदा टीचर कह देते थे कि आएगा कोई नहीं, बस कमरे में कोई नहीं घुसेगा, और कोई आता भी नहीं था घर का। उस बात का प्रभाव ही दूसरा है। ठीक है, और घर वाले सामने बैठे हो तब फिर नहीं पढ़ सकता बच्चा। तो उतावलापन, इसे समझने के लिए अनुभव के स्तर पर आना होगा। प्रत्येक काम कोई हो उसके बारे में आप जानते हैं कि इस काम को जल्दबाजी में अगर किया गया तो कुछ ऐसे अवांछित परिणाम पैदा हो सकते हैं जो अगर काम को
सम्यक प्रकार से धीरे धीरे पूरे ध्यान के साथ किया जाए तो पैदा नहीं होंगे। तो उतावलापन उसी मन स्थिति का नाम है। जिस मन स्थिति में आप किए जा रहे कृत्य के संभावित बुरे परिणामों से अवगत होते हैं, किंतु एक निराधार विश्वास के चलते, जिस विश्वास का कोई आधार नहीं, एक निराधार विश्वास के चलते उन परिणामों के उत्पन्न न होने का विश्वास ये अपने मन में कर लेते हैं और काम को उन परिणामों के उत्पन्न न होने के निराधार विश्वास के आधार पर, ठीक है, जल्दबाजी में करते हैं और काम के वे परिणाम जो अनाशयित हैं, यद्यपि आशयित नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि उत्पन्न हो सकते हैं और वे उत्पन्न हो जाते हैं, तो आपने काम उतावलेपन से किया है, यह कहा जाता है। और इसके लिए किसी परिभाषा को पढ़ने की जरूरत नहीं, बस उस वस्तु स्थिति, उस फैक्ट सिचुएशन को दिमाग में लाने की जरूरत है जिसमें समाज के लोग आपसे कहते हैं कि तुमने उतावलेपन से काम लिया है। उस फैक्ट सिचुएशन को अपने दिमाग में लाएंगे तो उतावलापन एकदम क्लियर है कि यह उतावलापन होता है, बस उसे शब्दों में बांध देना है। आपने उपेक्षा से काम किया, यह कहा जाता है। ठीक है, जब आप काम के बुरे परिणामों को जानते थे और यह भी जानते थे कि अगर अमुक सेफ्टी मेजर, रक्षोपाय कर लिए जाएं तो ये अनाशयित परिणाम, अवांछित परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन आपने नहीं किया। आप जानते थे कि तेजी से मोटरसाइकिल चलाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप लापरवाही ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, तो तेजी और लापरवाही, अब उतावलापन आया, ठीक है ना, अब उतावलापन आया, ठीक है, या कोई स्पीड ब्रेकर आया तो डेफिनेट ये हो सकता है कि आप उस पर तेजी से चलो तो फिर आपकी बाइक कुछ ऐसा टूट जाए कि बाइक वहीं दो खंड हो जाए, और इसलिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। लेकिन नहीं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आप उतावलेपन से काम कर रहे हैं और ब्रेक ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं है। क्योंकि अनाशयित परिणामों को बचाने के लिए ब्रेक होने चाहिए। जब सेफ्टी मेजर जो जरूरी है किसी काम को करने में, अनाशयित अवांछित परिणामों को बचाने के लिए, वो ही नहीं लेते आप, तो आपने काम नेग्लिजेंटली, उपेक्षा पूर्वक किया। आपसे कहा गया कि पानी पड़ा है, इसको साफ कर दीजिए, आपने इस ढंग से साफ किया कि पानी वहीं है, और कोई गिरा और चोटिल हुआ तो आपने काम उपेक्षा से किया है, यह कहा जाता है। तो सवाल यह है, कार्य का कर्ता विधि द्वारा अनुमित, विधि द्वारा अलाउड यह काम कर रहा है, वो कोई अवैध काम नहीं कर रहा, वो विधि द्वारा अलाउड काम कर रहा है, और समाज ने जो तरीका निर्धारित किया है उस काम को करने का, उसी ढंग से कर रहा है, मीनिंग देयर बाय कोई उपेक्षा या उतावलापन भी नहीं। फिर भी कार्य का करना ही आपके बस में है, ठीक है, कार्य का क्या परिणाम आएगा यह आपके बस में नहीं है। आपने कार्य किया, आप वो परिणाम उत्पन्न करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन एक अनाशयित परिणाम उत्पन्न हुआ, और उस अनाशयित परिणाम के उत्पन्न होने में आपने उपेक्षा या उतावलेपन से भी कोई योगदान नहीं दिया है। आपने आशयपूर्वक उस काम को किया, ये तो नहीं है, आपने आशय की अनुपस्थिति, ये तो है ही है, और आपने उपेक्षा से उसे किया है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, यह भी नहीं कहा जा सकता।
लेकिन फिर भी काम का एक अनाशयित परिणाम आया है। तो इस काम के इस परिणाम को हम दुर्घटना ये कहते हैं। अब ये दुर्घटना है और दुर्घटनाओं के लिए किसी का दायित्व तो हो नहीं सकता, ना होना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना हमने जो किया है, अर्थात जिसे हमने करने का आशय पहले धारित किया, जैसे पहले में विचारों में धारित किया, फिर उसे करने की प्रेरणा विचारों से हमें मिली और फिर हमने उसे तथ्य रूप में उत्पन्न कर दिया। इस कार्य के उत्तरदायित्व ये हमारे ऊपर होने चाहिए। लेकिन जो कार्य न मेरे विचारों में था, न जिसे करने की मेरे अंदर कोई प्रेरणा मौजूद थी, अर्थात मेरे अंदर कोई आपराधिक मनोस्थिति नहीं थी, और वो कार्य विधि सम्मत भी था, उसे हम कर रहे थे, और कोई अनाशयित परिणाम उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न न होने के लिए जो कुछ जरूरी था वो भी हमने किया। हम उसे उतावलेपन से भी नहीं कर रहे थे। तो जब कोई बात नहीं थी तो फिर इस कार्य के लिए किसी को भी दंड नहीं मिलना चाहिए, भले कुछ भी हुआ। और बस इसी सिद्धांत को धारा 80 आईपीसी और आपका 18 बीएनएस, इसमें अधिनियमित स्वरूप में रखा गया है। क्या कहता है? कहता है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, विधिपूर्ण कार्य यानी क्रिमिनल लॉ उस विषय को, उस बात को करने को मना नहीं कर रहा, विधिपूर्ण काम है और उसे करने में दुर्घटना हुई है। दुर्घटना मीनिंग तेरे भाई दोष नहीं है। दुर्घटना का मतलब ये हुआ जो दुर्योग से, दुर्भाग्य से घटित हो गया, जो कृत्य नहीं है। कृत्य और घटना ये अलग अलग बात है। कृत्य वो है जो आप करते हैं और घटना वो है जो हो जाती है। ठीक है, तो ये कृत्य नहीं है, ये दुर्योग से घटित हुई घटना है। ठीक है ना? तो कहता है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना कोई बात अपराध नहीं है। जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, यहीं पर उपेक्षा और उतावलेपन से करने को मना कर रहा है, कि विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। यानी सबस्टेंशियली वो काम एक इनोसेंट काम है, और न सिर्फ सबस्टेंशियली वो काम एक इनोसेंट काम है, बल्कि उसे करने का जो मैनर और प्रकार है और ढंग है, उस ढंग में भी कोई लापरवाही ये नहीं है। यानी उचित सतर्कता, उचित ये परिस्थितियों में निर्धारित होगी। जितनी सतर्कता होनी चाहिए, उचित सतर्कता और सावधानी के साथ उस काम को किया गया, फिर भी, और विधिपूर्ण साधन यही उपयोग में लाए, फिर भी ऐसी घटना हुई। अक्सर आपसे, ठीक है, इंटरव्यू में, नाम नहीं लेंगे, आपको मालूम है कई लोग यहां से इंटरव्यू में गए, ठीक है, तो उनसे यही पूछा था इंटरव्यू में। इसमें सिर्फ इतना, जैसे दृष्टांत यही था कि का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहां यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं। ठीक, लेकिन कब? जब उसने शर्त लगाई है, यदि का की ओर से उचित सावधानी का अभाव नहीं था, तब है दुर्घटना। क्योंकि उचित सावधानी यह होनी चाहिए, अगर फल ढीला था और आपने ये मानकर अरे कुछ नहीं होगा, ठीक है, अब आप उतावलेपन से काम कर रहे हैं, उचित सावधानी का अभाव है, अब अगर कुछ हुआ
तो हत्या नहीं है, लेकिन उपेक्षा और उतावलेपन से कारित मानववध है। ये हत्या नहीं है, न ही आपराधिक मानववध है। आपराधिक मानववध भी नहीं, जो हत्या की कोर्ट में नहीं आता वो भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए मार डालने का आशय या ये ज्ञान चाहिए था कि कोई मर जाएगा, और आपका विश्वास था कोई नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा। आपका विश्वास उलट है। आपका विश्वास ये नहीं है कि कोई मर जाएगा, बल्कि उलट विश्वास है। अरे कुछ नहीं होगा, जैसा आप रोज करते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। और अरे कुछ नहीं होगा इसके पीछे आप तो पूछे भाई क्यों कुछ नहीं होगा, तो आपके पास खीसे फैला देने के अलावा कोई कारण और आधार नहीं है, निराधार है आपका विश्वास। लेकिन आपका विश्वास यह कि कुछ नहीं होगा, और जबकि आपराधिक मानववध के लिए क्या विश्वास चाहिए? आदमी मर सकता है, यह विश्वास, ठीक है, आपके मन में होना चाहिए। तब यह कहा जाएगा कि आपको ज्ञान था कि कोई मर सकता है। और घोर उपेक्षा हो, घोर उपेक्षा, ठीक है, तब ज्ञान की उपधारणा होती है, क्योंकि घोर उपेक्षा अगर है तो ज्ञान की उपधारणा होनी भी चाहिए। अरे तुम्हें मालूम नहीं, इतना भी आप नहीं जानते हैं कि अगर किसी की नब्ज न मिल रही हो तो एक बार दिल भी चेक कर लेना चाहिए। बस नब्ज नहीं मिली और आपने उसे यह मानकर कि वो मर गया, फांसी पर लटका दिया, ठीक है, ये प्रदर्शित करने के लिए कुछ ना कुछ खुद फांसी लगाई और वो मर गया। अब आप उपहति के नहीं, ठीक है, हत्या की कोर्ट में ना आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी हैं। घोर उपेक्षा, इतना तो सब देख लेते हैं, और ये भी सब जानते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर्स को एक बार में नब्ज नहीं मिलती है, ठीक है, आप तो कुछ है ही नहीं। कई बार डॉक्टर्स चेक करते हैं, उन्हें नब्ज मिलती ही नहीं। इसका मतलब वो व्यक्ति के मर जाने की घोषणा ये तो नहीं कर देते, ठीक है। तो घोर उपेक्षा जब होगी तो ज्ञान की उपधारणा होगी। ये बात हम लोग करेंगे, आगे सेक्शंस आएंगे, उनमें बात करेंगे। लेकिन यहां आप खूब समझ लें कि अवैध आपका काम माना जाएगा यदि उचित सावधानी का अभाव है, और यदि उचित सावधानी का अभाव नहीं, विधिपूर्ण कार्य ये आप कर रहे थे और उसमें दुर्घटना हुई, तो फिर कोई अपराध हुआ ही नहीं। लेकिन अगर काम विधिपूर्ण नहीं है, देखिए, विधिपूर्ण कार्य करने में इसमें भी दुर्घटना हो सकती है। जबकि आप विधिपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उचित सावधानी उचित सतर्कता के साथ कर रहे हैं, सारी बातें ठीक है, तब तो कोई अपराध नहीं। लेकिन आप विधिपूर्ण काम नहीं कर रहे हैं, आप इनफैक्ट अपराध ही कर रहे हैं। लेकिन वही है कि टीप मारने की सजा फांसी तो नहीं हो सकती, टीप मारने की सजा टीप ही, ठीक है, मारने की मिलनी चाहिए। तो अगर आप किसी को टीप मार रहे थे, मीनिंग देयर बाय उपहति उसे यानी हर्ट कारित कर रहे थे, सिंपल हर्ट, तो आपको जो सजा मिलनी चाहिए वो सिंपल हर्ट की मिलनी चाहिए। अब दुर्घटना हुई और दुर्घटना में वो मर गया, तो मार डालना तो नहीं चाहा था, ठीक है, कार्य यद्यपि अवैध था, हां मार डालना चाहा आपने जरूर नहीं था, लेकिन अगर घोर उपेक्षा है आपकी ओर से तो फिर यह माना जाएगा कि आपने चाहा भले ही नहीं था, लेकिन आपको मालूम था कि इससे व्यक्ति मर भी सकता है, ठीक है। देखिए, चाहना अलग बात है और ये जानकारी होना कि व्यक्ति मर सकता है ये दूसरी बात है। आप आते हैं, हम तो अक्सर कचहरी से आते हैं, बीए और एमए में पढ़ रहे हैं, बाकायदा हमारी गली में, ठीक चलती हुई गली में, ठीक चलती हुई गली में लगाए विकेट,
खेलना है। ये हम अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं कर रहे, रोज कचहरी से आने पर यही दृश्य होता है, रोज, ठीक है, प्रतिदिन। अब किसी के गेंद लगे और मर जाए तो आपको मालूम नहीं है कि चलती हुई रोड है, चलती हुई सड़क, और आप ये कर रहे हैं। चलिए एक जवान व्यक्ति हो, नहीं भी मरेगा, बच्चा नवजात हो, उसके लगे गेंद तो मरेगा। और आप कहते हैं कि हम मार थोड़ी रहे, ये घोर उपेक्षा है, ये घोर उपेक्षा है। और यहां फिर ज्ञान की उदाहरण होगी, आपको मालूम नहीं है, आप पागल हैं कि आप जिस स्थान पर ये कर रहे हैं उस स्थान पर इसे करने के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये आपको मालूम नहीं है। और अगर आप कहेंगे मालूम नहीं, तो आपकी बात पर हम मान नहीं लेंगे कि मालूम नहीं, ठीक है, आपके कहने से थोड़ी ना मान लेंगे। जो परिस्थितियां है उसमें एक युक्ति संगत मनुष्य को क्या मालूम होना चाहिए, क्या मालूम नहीं होना चाहिए, ये तो सबको मालूम है। तो परिस्थितियों में निष्कर्ष निकाला जाएगा, ठीक है। आपको जब हमने साक्ष्य विधि पढ़ाई थी तो हमने कहा था एक प्रकार के तथ्य हैं जो आप पर दायित्व उत्पन्न करते हैं, और दूसरे प्रकार के तथ्य जिन तथ्यों को अगर साबित कर दिया जाए, यानी अगर उन तथ्यों की विद्यमानता साबित हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति इस निष्कर्ष पर आएगा कि ये तथ्य जो दायित्व उत्पन्न करते हैं ये अस्तित्व में रहे होंगे। तो जो तथ्य दायित्व उत्पन्न करते हैं अकेले ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्ट इन डिस्प्यूट, विवादक तथ्य। और इन विवादक तथ्यों के अस्तित्व को, जिन तथ्यों के अस्तित्व के आधार पर, ये जिन तथ्यों की विद्यमानता के आधार पर, तथ्य कह लें, परिस्थिति कह लें, कुछ भी कह लें, क्योंकि परिस्थिति अंततः तथ्य है। उन परिस्थितियों या तथ्यों की जिनकी विद्यमानता के आधार पर फैक्ट इन डिस्प्यूट के अस्तित्व में होने का अनुमान लगाया जाता है, उन्हीं को हम साक्ष्य संबंधी तथ्य ये कहते हैं, ठीक है। तथ्य जिन्हें साबित होना है और तथ्य जिनसे साबित किया जाना है, जिनसे साबित किया जाना वे तथ्य, वे भी तथ्य ही हैं, और जिन्हें साबित होना है वे भी तथ्य ही हैं, ठीक है। जिससे व्यक्ति मूर्ख होता है, साक्ष्य विधि हमें लगता है मूर्खों और दुष्टों के कारण ही अस्तित्व में आई, ठीक है, क्योंकि मूर्ख बता ही नहीं पाता क्या था। मूर्ख से पूछो क्या था, पता ही नहीं क्या था। उसको पूछो अच्छा सूरज निकला हुआ था, तुमने सूरज देखा, क्या था, छोड़ दो ये बात, तुम ये बताओ सूरज निकला था। उसने कहा जब तुम निकले थे तो धूप थी, उन्होंने कहा तुम परछाई बन रही थी, उन्होंने कहा अब तय हो गया दिन था, ठीक है। उसने नहीं बताया दिन था, मूर्ख है, बता ही नहीं सकता। यह धूर्त है, बताएगा ही नहीं कि क्या था। तुम कहते हो हमने हत्या नहीं की, ठीक, नहीं की, तुम थे वहां, तुम कहां थे ये बताओ, ठीक है। या साक्षी कहता इन्होंने हत्या की, तुम कहां थे ये बताओ, तुमने कैसे देखा, तुम्हें कैसे पता लगा, ठीक है। तो 20 चीजें। अगर आप ये कह देंगे कि मेरा आशय किसी को मारने का नहीं था, तो हम मान तो नहीं लेंगे। जो तथ्य और परिस्थिति है उसमें ये पता लगेगा कि आपका आशय भले ही ना हो, लेकिन मर जाएगा ये पता आपको था। जब आपको पता था कोई मर जाएगा तो भी आप ऐसा काम कर रहे थे, और अगर कर रहे थे तो आप भैया भले आदमी कहां से हैं। अब तो आपको डंडा चलना चाहिए आप पर, आपके वेद पढ़ने चाहिए और आपको सजा मिलनी चाहिए। तो जहां घोर उपेक्षा ये आएगी वहां ज्ञान की अवधारणा होगी। ये एक बात है जिसे हम लोग दिमाग में रख लेंगे, आगे ये बात काम आएगी। लेकिन एक चीज खूब समझ लें कि वैध कार्य करने में अगर दुर्घटना है तो कोई दायित्व नहीं, लेकिन अगर अवैध काम करने में दुर्घटना हुई है तो दायित्व तो होगा, लेकिन उसका नहीं होगा जो हो गया उसका दायित्व नहीं होगा, क्योंकि वो जो कुछ हुआ वो दुर्घटना के कारण हुआ, वो करना आशयित नहीं था जो हो गया।
यद्यपि ठीक है कि जो करना आशय था वो भी अवैध था, ये ठीक है कि जो करना आशय था वो वैध नहीं था, वो भी अवैध था, लेकिन फिर भी जो घटा कम से कम वो आशय नहीं था। ठीक है, तो व्यक्ति को उसी का दंड मिलना चाहिए जो आशय था। ठीक है ना। और यह बात आईपीसी के किसी सेक्शन में या बीएनएस के किसी सेक्शन में क्लियरली नहीं लिखी गई, लेकिन दृष्टांत उसके माध्यम से इस बात को आईपीसी और बीएनएस में शामिल किया गया है। पहले 299 का दृष्टांत गा था, अब मेरा ख्याल धारा 100 का दृष्टांत गा ये होना चाहिए। ठीक है, वो इस बात को कहता था। धारा 100 दृष्टांत गा क्या कहता था, या 299 दृष्टांत गा क्या कहता था, मुर्गा चुरा लेने के आशय से। ठीक है, का झाड़ी पर गोली चलाता है और उसे यह नहीं मालूम है कि झाड़ी के पीछे या मौजूद है, उसका आशय क्या, मुर्गा चुरा लेना। मुर्गा चुरा लेना अच्छा काम नहीं है, अवैध काम है। ठीक है, अवैध काम करने का आशय लेकर उसने गोली चला दी। गोली या को लगी है जो झाड़ी के पीछे, या की मृत्यु हो गई। ठीक है, दृष्टांत कहता है कि यहां का यद्यपि अवैध कार्य कर रहा था, ये शायद नहीं लिखा है यद्यपि अवैध, हां, यद्यपि का विधि विरुद्ध काम कर रहा था, किंतु फिर भी वह अन्य किसी अपराध का दोषी हो तो हो, किंतु आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, यह कहता है। और हमने आपसे कहा है एक नहीं सैकड़ों बार कि जो दृष्टांत की अथॉरिटी है वो किसी दशा में उपबंध से कम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उपबंध और दृष्टांत एक ही सोर्स से आते हैं और उपबंधों के माध्यम से विधायिका अपनी मंशा को क्लियर करती है, उपबंध के माध्यम से भी करती है और दृष्टांत के माध्यम से भी करती है। तो 299 दृष्टांत का हमें यह बताता है कि अगर अवैध कार्य करने में दुर्घटना हो गई, काम तो अवैध ही कर रहा था, मुर्गा चुरा लेने के आशय गोली चला रहा था, दुर्घटना हो गई या की मृत्यु हो गई, तो वो यह बता रहा है कि यदि अवैध कार्य करने में दुर्घटना हुई तो दुर्घटना वश हो गए काम के लिए कार्य के कर्ता का कोई दायित्व नहीं होगा, क्योंकि 299 दृष्टांत का यह कह रहा है कि उसने आपराधिक मनोवध नहीं किया है। लेकिन पूर्ण मुक्ति भी नहीं दे रहा, कह रहा अन्य कोई अपराध किया हो तो किया हो, यानी यह विचार होगा कि वो यानी कार्य का कर्ता अपने आशय के साथ किए गए अवैध कृत्य के लिए किस अपराध के अंतर्गत या किस आपराधिक दायित्व के अधीन किया जा सकता है, यह विचार तो होगा। किंतु जो दुर्भाग्य से या दुर्योग से जो परिणाम आया है, जिसे अवैध कार्य करने में दुर्घटना इस नाम से पुकारा गया है, उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं हो सकता। तो वैध कार्य करने में दुर्घटना धारा 80 है और अवैध काम करने में दुर्घटना 299 दृष्टांत का। लेकिन एक सिमिलरिटी दोनों जगह दिखती है, और वो सिमिलरिटी क्या है कि दुर्घटना के लिए व्यक्ति का दायित्व जो आपराधिक विधि में नहीं है, कृत्य के लिए है, क्योंकि धारा 80 या 18 की धारा 18 बीएनएस की दशा में कार्य विधिपूर्ण है और दुर्घटना के लिए दायित्व हो नहीं सकता, और विधिपूर्ण कार्य के लिए कोई दायित्व होता नहीं, इसलिए दायित्व के अभाव की कल्पना होती है। और यह माना जाता है
कि अपराध हुआ ही नहीं, क्योंकि आपराधिक मन स्थिति इसका अभाव। हमने आपसे कहा था, चाहे 76 हो, चाहे 77 हो, चाहे 78 हो, चाहे 79 हो, चाहे 80 हो, सब में आपराधिक मन स्थिति का अभाव है। ठीक है, यहां भी आपराधिक मन स्थिति का अभाव यही दिख रहा है। और चूंकि आपराधिक मन स्थिति का अभाव है, इसलिए दुर्घटना के लिए व्यक्ति के दायित्व की कल्पना की ही नहीं गई। और जहां तक अवैध कार्य करने में दुर्घटना है, तो उसने क्लियर कहा अन्य कोई अपराध किया हो तो किया हो। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि कृत्य चूंकि स्वयं में अवैध है, तो उस अवैध कृत्य के करने के कारण यदि कोई दायित्व कार्य के कर्ता का होना चाहिए, तो उससे मुक्ति देने का प्रयास ये 299 दृष्टांत में नहीं हुआ, उससे कोई मुक्ति नहीं। किंतु दुर्घटना, इसके लिए कोई दायित्व या परिणाम ये न होना चाहिए और न वहां लिखा गया। उसने कहा किंतु आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, और आपराधिक मानववध का दोषी नहीं तो हत्या की बात आगे आएगी ही नहीं, क्योंकि हत्या के लिए तो पहली शर्त आपराधिक मानववध का होना है, क्योंकि कहता आपराधिक मानववध हत्या है, तो पहले आपराधिक मानववध तो हो, आगे फिर देखेंगे हत्या है या नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे दुर्घटनाओं के लिए न दायित्व तो होना चाहिए और न है। कृत्य के लिए दायित्व तो होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, दोनों ही दशाएं बीएनएस में मौजूद है। ठीक है, जरूरी यह है कि उपेक्षा या उतावलापन यह भी नहीं होना चाहिए, और कार्य स्वयं में विधिपूर्ण यह भी होना चाहिए, साधन भी विधिपूर्ण होने चाहिए। अब अगली बात धारा 81 या धारा 19, आवश्यकता की प्रतिरक्षा। ठीक है, आप कहते हैं कि जो कुछ वॉट एवर आई हैव डन, नो डाउट आई हैव डन दैट, हमने वो किया है, लेकिन इच्छा से नहीं किया। बल्कि ये बात भी गलत है। जब आप कहेंगे हमने किया तो इच्छा से किया, ये बात आ जाएगी इसमें। भाई आपने वॉट एवर यू हैव डन, अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने ये किया, तो फिर आपने स्वेच्छा से ही किया है। क्योंकि अगर आपने स्वेच्छा से नहीं किया तो फिर आप ये नहीं कहेंगे हमने किया, आप कहेंगे हमसे करवाया गया। ठीक है, शब्दों में अंतर आएगा। कानून शब्दों का खेल है, और खेल न कहें, बल्कि अगर आप मूर्ख हैं तो कानून आपके लिए नहीं है। और इसका दुर्भाग्य इस विषय का यह कि मूर्खतम इसे पढ़ता है। ठीक है, कम से कम हमारी पीढ़ी तक यही स्थिति रही है कि हमारी पीढ़ी तक जो वज्र बेवकूफ कहीं भी सेलेक्ट नहीं होता था, वो एलएलबी में एडमिशन ले लेते थे। तो एलएलबी नाकाराओं का एक क्षेत्र बन गया था। आज तो खैर स्थिति बदली है, अब तो बड़ा प्रीमियम मारा जाने लगा है, लेकिन प्रीमियम कितना मानो, बाकी टीचर्स बैठे हैं वो रेड मार रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम तुम ही तो मान लोगे, बाकी हम तो बैठे हैं, हम उसकी रेड मार देंगे, हम बताएंगे इसमें नंबर लाओ। मूट कोर्ट असाइनमेंट, ठीक है, मूट कोर्ट नाटक बना देते हैं, नाटक, उसमें प्रोसीजर की बारीकियां बच्चा सीखे, इसके लिए उसे जोड़ा गया। वो उसे ऐसे प्ले कराते हैं जैसे जूलियस सीजर का नाटक चल रहा हो। ठीक है, वो जूलियस सीजर का नाटक कराते हैं। बोले जज साहब बन गए, उन्हें प्रोसीजर कोई मतलब नहीं, प्रोसीजर क्या कह रहा है। ठीक है, तो वो रेड मारे पड़े हैं। पहले स्टूडेंट रेड मारे था, टीचरों के रेड मारने की नौबत ही नहीं आती थी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ही मूर्ख है, तो टीचरों को कुछ पता ही नहीं लग रहा। और अब बोले स्टूडेंट ठीक आ गया तो अब हम हैं, मजाल क्या है कुछ हो जाए। तो घिस पिट के, लड़ झगड़ के, जैसे तैसे अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, जबकि ये इतना संवेदनशील विषय है
यहां आदमी की जिंदगी दांव पर होती है, यहां आदमी की संपत्ति दांव पर होती है। और संपत्ति जीवन भले ही ना हो, लेकिन संपत्ति जीवन के लिए है उतनी ही महत्व की कि आदमी बिना संपत्ति के मरने की कामना करता है कि इससे तो मौत भली है। और दोनों ठीक है दांव पर होती हैं। ठीक है, इसलिए शब्दों को समझना ये खूब आना चाहिए कानून में। अगर उसने कहा कि हमने इच्छा पूर्वक किया है, अगर आप ये कह रहे हो कि अमुक कार्य हमने किया है, मीनिंग देर भाई आप ये कह रहे हो कि हमने ये काम इच्छा से किया, भले ही आपने सिर्फ इतना कहा कि हमने ये काम किया है, ये इसमें इनहेरेंट है। क्योंकि अगर आपने वो काम अपनी इच्छा से नहीं किया तो फिर आपके शब्द होंगे कि हमने किया नहीं, हमसे करवाया गया, हमसे करवा लिया, ये शब्द होंगे आपके। आपके शब्द ही नहीं होंगे ये हमने किया। तो 81 यहां कार्य का कर्ता कार्य से इनकार नहीं कर रहा, वो ये नहीं कहता कि हमने कुछ नहीं किया। ये धारा जो 19 है वहां जो कार्य का कर्ता है, जो डूअर है, वो ये नहीं कह रहा कि हमने नहीं किया, वो कहता हमने किया और वो किया जो अन्यथा अपराध होगा। ठीक है, जो अन्यथा अपराध होगा अर्थात उसने जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, वो कहता है यस आई हैव। ठीक है, हमने ये सब कुछ किया जिसे अपराध के तौर पर आपराधिक विधि चित्रित करती है। लेकिन वो एक स्थिति जोड़ रहा है अपने करने के पीछे। वो कहता हमने किया तो है और जानबूझकर किया है। लेकिन जो कुछ आप करते हो जानबूझकर करते हो, ठीक है, यही काम है, जो यही उपयोग है जो सबसे पहले हमने बताया था, जहां से बात शुरू की थी। आप जो कुछ करते हो जानबूझकर करते हो, उसके पीछे भी दो उद्देश्य हो सकते हैं। आप वही करना चाहते हो, ठीक है, या वही करना चाहते हो मीनिंग देर भाई जो आपके कार्य का स्वाभाविक परिणाम होता है, आप उसी परिणाम को उत्पन्न करना चाहते हो, या उस कार्य का स्वाभाविक परिणाम उत्पन्न होगा ये जानते हुए भी आप कोई अन्य परिणाम उत्पन्न करना चाहते हो। ठीक है, हमने व्यक्ति को मारा, ये सही है, हम जानते हैं मारने से ठीक है उसको चोट लगेगी, लेकिन हमने उसे मारने के लिए नहीं मारा, जानते हुए मारा है, जानते हुए मारा है कि इसे चोट लगेगी, लेकिन इसे मारने के लिए नहीं मारा, इसे बचाने के लिए मारा। बात बदल गई। काम का कर्ता ये कह रहा है हमने किया, ये किया है, लेकिन हमने इसे उस मना स्थिति के साथ नहीं किया जो आपराधिक विधि, ठीक है, आपराधिक दायित्व के जन्म लेने के लिए पूर्ववर्ती शर्त के तौर पर वर्णित करती है। हमने ये किया है, जानबूझकर किया है, लेकिन आपराधिक मना स्थिति से नहीं किया। आपराधिक मना स्थिति से काम का किया जाना क्या होता, हम इसे मारते, यह है आपराधिक मना स्थिति से, ठीक है, पीटना। हमने किसी को बचाने के लिए इसे पीटा, अब नो डाउट जानबूझकर मारा है, जानबूझकर मारा है, फिर भी मेरी मनस्थिति आपराधिक नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है, उसे बचाना था इसलिए मारा, ना मारते तो वो बचता नहीं इसलिए मारा। तो बात बदल गई, बात बदल गई। काम धारा 19 में अनजाने में नहीं होगा, जानबूझकर होगा। ठीक, कार्य का कर्ता जानबूझकर काम करेगा और वो काम करेगा जिसे आपराधिक विधि अपराध घोषित करती है, वो करेगा, और फिर भी उसमें आपराधिक मनस्थिति का अभाव होगा। बल्कि उसका तर्क यह होगा कि हमने किसी आवश्यकता के कारण यह काम किया, और वो आवश्यकता
अगर वाकई ऐसी आवश्यकता है जिसके लिए ये कार्य, जिसे आपराधिक विधि आपराधिक बताती है, इसे किया जाना भी जस्टिफाइड मान लिया जाए, तो नो डाउट इसने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये जिस कार्य को, आवश्यकता को, या ये जिन तथ्यों को आवश्यकता के तौर पर वर्णित कर रहा है, या जिन तथ्यों को अपने कार्य के जस्टिफिकेशन या न्यायोचित के तौर पर वर्णित कर रहा है, अगर वो तथ्य ऐसे नहीं है कि इसके द्वारा किए गए उस कृत्य को, जिसे आपराधिक विधि घोषित तौर पर आपराधिक घोषित करती है, उसे किया जाना न्यायोचित बना दें, तो इसने अपराध किया है। यानी ये देखना पड़ेगा कि जिस बात को यह आवश्यकता के तौर पर वर्णित कर रहा है, क्या वो आवश्यकता वाकई ऐसी है कि जिसके आधार पर इसके द्वारा इस प्रकार का कृत्य, जिसे आपराधिक विधि घोषित तौर पर आपराधिक कहती है, उसे करना न्यायोचित बना दे। क्या ये ऐसा हो सकता है? यदि हां, तो इसने अपराध नहीं किया, यदि ना, तो इसने अपराध किया। और इसीलिए इस सेक्शन में कहेगा कि ये तथ्य का प्रश्न होगा कि आवश्यकता ये किस तरह की, ये तथ्य का प्रश्न होगा, अर्थात इसे साक्ष्य से साबित किया जाएगा। तो आवश्यकता का बचाव क्या है, कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, इस पर विस्तार से कल बात करेंगे। देखिए